तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्स स्टडी पॉइंट पे। तो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्लास 11th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोग आज का टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं वो है टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी के बारे में हम लोग उस दिन भी पढ़े थे पिछली कक्षा में। देखिएगा टेक्सोनॉमी क्या होता है, तो जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का जो विज्ञान है उसी को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और टेक्सोनॉमी का क्या महत्व है, तो टेक्सोनॉमी पढ़ने से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जीवों की पहचान कर सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनका नामकरण या नॉमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं, और उसके अलावा वर्गीकरण भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं टेक्सोनॉमी पढ़ लेने के बाद। ठीक है, फिर देखिएगा वर्गीकरण की श्रेणियों के बारे में बात किए थे। वर्गीकरण की सबसे बड़ी जो इकाई होती है उसको हम लोग जगत या किंगडम कहते हैं, और वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको जाति या स्पीसीज के नाम से जानते हैं। यहां तक की बात आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे। ठीक है, अभी एक बार हम थोड़ा सा देख लें, वीडियो ठीक से चल रहा है, फिर उसके बाद बात करते हैं। ओके, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, देखते हैं सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, तो देखिएगा जीवों के वर्गीकरण के साथ साथ उनके विकासवादी, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इवोल्यूशनरी संबंधों का अध्ययन सिस्टमैटिक्स कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, क्या है, जीवों के वर्गीकरण के साथ साथ अगर उनके विकासवादी या इवोल्यूशनरी संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें जीवों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण होता है। ठीक है, जीवों के बीच प्राकृतिक संबंधों का अध्ययन होता है। उसके अलावा एक चीज बताया, विकासवादी संबंधों का भी अध्ययन होता है। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये पढ़ा जाता है, तो जीवों की विविधता को समझने के लिए, जीवों के विकास क्रम को जानने के लिए, वर्गीकरण को वैज्ञानिक रूप से संगठित करने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण में सहायता के लिए, ये सब इसका क्या उद्देश्य है सिस्टमैटिक्स पढ़ने का। ठीक है, सिस्टमैटिक्स हमें न केवल यह बताता है कि जीव कौन कौन से हैं, बल्कि भी एक दूसरे से कैसे और क्यों जुड़े हुए हैं यह भी बताता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा सिस्टमैटिक्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। आगे टेक्सॉन, यही हम लोग पढ़ने वाले थे। ठीक है, इसके पीछे तो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे, यहीं से आज पढ़ने वाले थे। ठीक है, टेक्सॉन क्या होता है, तो वर्गीकरण की प्रत्येक श्रेणी को, जैसे कि स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, इन सभी को टेक्सॉन कहते हैं। जैसे ये किंगडम क्या कहलाएगा, टेक्सॉन कहलाएगा। फाइलम या डिवीजन में क्या कहलाएगा, टेक्सॉन कहलाएगा। स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, सब क्या कहलाएंगे, टेक्सॉन कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए टेक्सॉन क्या है, परिभाषा यहां पर लिखा है, जीवों के वर्गीकरण में जो भी श्रेणियां निर्धारित की जाती हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, टेक्सॉन कहलाते हैं। यह श्रेणियां क्रमबद्ध रूप से छोटी से बड़ी और विशिष्ट से सामान्य की तरफ व्यवस्थित होती हैं। इसमें मुख्य बात क्या हम लोगों को याद रखना चाहिए, तो देखिए टेक्सॉन का वर्गीकरण या टेक्सॉन वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। ठीक है, टेक्सॉन को क्या बोलते हैं, वर्गीकरण की मूल इकाई बोलते हैं। और हर एक टेक्सॉन की अपनी एक रैंक होती है। ठीक है, और टेक्सॉन जीवों को व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद करता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी जीव का एक विस्तृत अध्ययन करना है तो हमें टेक्सॉन की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमको जानना पड़ेगा कि किस किंगडम में वो जीव आता है, किस फाइलम या डिवीजन में आता है, किस क्लास में आता है, कौन से ऑर्डर में आता है, किस फैमिली में आता है, उसका जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है। ये एक एक चीज अगर हम लोग जान जाएंगे किसी जीव का, तो इसका मतलब उसका हम लोग क्या कर लिए, डिटेल से अध्ययन कर लिए। ठीक है, इस प्रकार टेक्सॉन वर्गीकरण की प्रत्येक श्रेणी को दर्शाता है और जीवों की पहचान व अध्ययन को आसान बनाता है। यहां देखिएगा, जैसे हम लोग एक जीव का क्या करते हैं, वर्गीकरण करके देखते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, मनुष्य का वर्गीकरण करके देखते हैं, तो जो मनुष्य है वो आता है एनिमेलिया जगत में। कौन सा जगत, एनिमेलिया जगत।
यहां अभी बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। एनिमेलिया जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एनिमेलिया क्या होता है। जैसे वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली आर्यच विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे वर्गीकरण की जो 5 इकाइयां है, जिसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, ठीक है। 5वां जगत क्या है, एनिमेलिया है। तो मानव किस में आता है, तो एनिमेलिया जगत में आता है। फाइलम कौन सा है, तो कॉर्डेटा। मानव का फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। किस क्लास में आता है, तो मैमेलिया में आता है, ठीक है। ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेट ऑर्डर है, ठीक है। फैमिली कौन सा है, तो होमोनिडी। क्या पढ़ते हैं जी, होमोनिडी। जीनस कौन सा है, तो होमो, और स्पीसीज कौन सा है, तो सेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, फाइलम, किंगडम, ये सब इनको टेक्सॉन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अलग अलग इनको क्या कहा जाता है, टेक्सॉन कहा जाता है, ठीक है। अगर बात समझ में आ गया होगा तो ये सब जो दिख रहा है ना, मैमेलिया क्या होता है, कॉर्डेटा क्या होता है, प्राइमेट क्या होते हैं, तो ये जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे होंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, तो वहां पे हम लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है, जितना समझ में आ रहा है समझते जाना है, और नेक्स्ट वीडियोज या क्लासेज जो आएंगी उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकी श्रेणियां, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कौन कौन सी अभी हम लोग पढ़े ही हैं। एक होता है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन या और किंगडम, ठीक है। ये और किंगडम अभी मनुष्य का हम लोग देखे ही हैं, एनिमेलिया के अंदर आता है। फाइलम कौन सा है, तो कॉर्डेटा है। क्लास कौन सा है, तो मैमेलिया है। ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेट है। और फैमिली होमोनिडी, और जीनस होमो, और सेपियंस क्या है उसका, स्पीसीज है। ये मानव का पूरा पूरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। किंगडम देखना, सबसे बड़ी इकाई सबसे ऊपर दिख रही है, और ये स्पीसीज सबसे छोटी इकाई, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है वर्ग की सहायता, यानी कि वर्गीकरण, टेक्सोनॉमिकल एड्स, यानी कि ये सब भी पढ़ना हम लोगों को जरूरी है। वर्गीकरण पढ़ने के अलावा भी ये सब चीजें जानना जरूरी है। कैसे वर्गीकरण करते हैं, कैसे क्या करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। इसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। हर्बेरियम का एक फाइल या कॉपी मिलता है मार्केट में, आप लोग ला सकते हैं। इस प्रकार का वो कॉपी दिखता है, और वो एकदम ब्लैंक पेज होता है, खाली पेज होता है, ठीक है। उसमें करना क्या होता है, किसी भी छोटे पौधे को काट कर उसको सुखाकर क्या किया जाता है, यहां ऐसे टेप से चिपका दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, ऐसे चिपका दिया जाता है फैलाकर, ठीक है। किसी भी छोटे पौधे को काटकर उसको सुखाकर फैलाकर और उसको दबा दिया जाता है, ठीक है, पेज के बीच में। और फिर उनका लिखा जाता है, ठीक है, नाम क्या है उसका, फैमिली कौन सा है, कहां से मिला है हमको, किस डेट को मिला हुआ है, कलेक्ट करने वाले का नाम क्या है, ये सब उस पर लिख दिया जाता है। उसी को बोलते हैं हर्बेरियम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं जी, हर्बेरियम। वही लिखा हुआ है। हर्बेरियम क्या है, तो सूखे पौधों का वैज्ञानिक संग्रह, यानी कि सूखे हुए जो पौधे हैं उनको स्टोर कर लेना। और यहां देखना, जिसमें पौधों को विभिन्न भागों को सुखाकर संरक्षित करके वैज्ञानिक ढंग से सीट पर चिपका दिया था। ये देखो चिपका दिया गया है, ठीक है। इसी को हम लोग हर्बेरियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये ओसिमम ट्यूनिफ्लोरम, यानी कि ये देखना, ये ओसिमम वाला जो है ये तुलसी का पौधा है, और यहां दिख रहा होगा ये फर्न का पौधा है, ठीक है। टेरिडोफाइटा का ये प्लांट। हर्बेरियम बनाने की क्या प्रक्रिया होता है, थोड़ा समझ लेते हैं क्या प्रक्रिया है। उपयुक्त पौधे का चयन करें, यानी कि जो भी पौधा हमको लेना है उसको पहले सेलेक्ट कर लें। फिर क्या करें, पौधों के भाग, जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल एकत्र कर लें, यानी एक पौधे का जितना पार्ट हमको पॉसिबल हो मिल पाए उसको कलेक्ट कर लेना है। फिर इन्हें दबाकर पेज के अंदर उनको क्या कर लेना है, सुखाया जाता है। सुखा लेने के बाद क्या करते हैं, इन्हें हर्बेरियम शीट पर चिपका देते हैं। यहां देखना, चिपका देते हैं, और प्रत्येक शीट पर लेबल लगाया जाता है जिसमें जानकारी लिखी होती है। कौन सी जानकारी लिखी होती है, तो पहले तो उस पौधे का नाम क्या है, उस पौधे की फैमिली क्या है, लोकेलिटी कहां पर वो हमें प्राप्त हुआ है, डेट, जिस डेट को हमें मिला है वो डेट लिख देते हैं, और कलेक्ट करने वाले का नाम लिख देते हैं, ठीक
ठीक है, अगर हम कलेक्ट करके लाए हैं तो अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पौधों का हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम के और क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सूखे और संरक्षित पौधों का संग्रह होता है, वैज्ञानिक जानकारी के साथ उस पर लेबल भी लगा होता है, वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित होता है और दीर्घकाल तक सुरक्षित रह सकता है, यानी कि लंबे समय तक उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। इनका उपयोग क्या है? तो पौधों की पहचान में सहायक है, वर्गीकरण और अनुसंधान में उपयोगी है, दुर्लभ पौधों के संरक्षण में सहायक है, शिक्षा और अध्ययन के लिए उपयोगी है। फिर देख लेते हैं हर्बेरियम का महत्व क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैव विविधता के अध्ययन में मदद करता है, भविष्य के शोध के संदर्भ में सामग्री उपलब्ध कराता है, पर्यावरण परिवर्तन के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। और अंततः अगर हम लोग संक्षेप में बात करें कि हर्बेरियम क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। हर्बेरियम एक वैज्ञानिक संग्रह का तरीका है जो पौधों की पहचान, अध्ययन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि हर्बेरियम क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, वनस्पतिक उद्यान क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जीवित पौधों का संग्रह किया जाता है। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? जहां पर जीवित पौधों का संग्रह किया जाता है। यहां देखिएगा कि वनस्पतिक उद्यान वह स्थान है जहां विभिन्न प्रकार के जीवित पौधों को वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण, शिक्षा और सौंदर्य के लिए उगाया और उनको संरक्षित किया जाता है। ये देखिएगा, यहां देख सकते हैं बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, यहां पर विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि जिनसे दवाएं बनती हैं, ऐसे पौधों को लगाया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब जो सजावट के लिए पौधे होते हैं उनको उगाया जाता है। उसके अलावा ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है, ट्रीज का मतलब बड़े बड़े पौधों को भी लगाया जाता है, श्रब्स झाड़ियों को भी लगाया जाता है। ठीक है, कैक्टस सेक्शन मतलब अनेक प्रकार के पेड़ पौधे बोटेनिकल गार्डन में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? बोटेनिकल गार्डन का क्या उद्देश्य है? तो पौधों का संरक्षण करना। क्यों हम लोग बचा के रख रहे हैं? क्योंकि पौधों को संरक्षित करना है, वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी, शिक्षा और प्रशिक्षण, यानी कि अगर बच्चों को घुमाना है, वहां पर कुछ समझाना सिखाना है तो उसके लिए भी इसका उपयोग होता है। दुर्लभ और विलुप्त प्राय जो पौधे हैं उनका संरक्षण करना। दुर्लभ का मतलब जो अब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में बच गए हैं, मिलते नहीं है। उसके बाद विलुप्त प्राय पौधे, यानी कि जो अब विलुप्त होने वाले हैं, ऐसे पौधों को दिखाने के लिए भी हम लोग बोटेनिकल गार्डन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और पर्यावरण जागरूकता, और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी बोटेनिकल गार्डन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा वनस्पतिक उद्यान क्या होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वनस्पति उद्यान का लाभ क्या है। ठीक है, लाभ यह है कि उनसे वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायता मिल जाती है। उसके अलावा छात्रों के लिए शैक्षिक स्थान मिल जाता है, पौधों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण हो जाता है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद हो जाती है। उसके अलावा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, यानी कि पर्यटक हैं वो घूमने के लिए वनस्पतिक उद्यान या बोटेनिकल गार्डन में जाते हैं। अगर आप लोग भी विद्यालय में पढ़ते होंगे कहीं, तो आप लोगों को भी ट्रिप पर ले जाया जाता होगा कहीं बोटेनिकल गार्डन दिखाने के लिए, या फिर देखते हैं प्राणी उद्यान दिखाने के लिए भी ले जाया जाता है। जैसे गोरखपुर में भी है, आप जाकर देख सकते हैं, गोरखपुर में प्राणी उद्यान है। ठीक है, तो ये देखिए ये बोटेनिकल गार्डन है। उससे पहले हम लोग हर्बेरियम पढ़े हैं। ठीक है, हर्बेरियम पढ़ लिए, बोटेनिकल गार्डन पढ़ लिए, और देखते हैं क्या दिया हुआ और है म्यूजियम। म्यूजियम को बोलते हैं संग्रहालय। संग्रहालय में क्या होता है? संरक्षित पशु पक्षियों का संग्रह। ठीक है, पशु पक्षियों क्या गया था? संरक्षित करके रखा। देखिएगा यहाँ शेर संरक्षित करके रखा गया है, बारहसिंगा है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। ये देखिएगा ये कौन सा जानवर है? तो हाथी के जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, इसका कंकाल है तो इससे मुश्किल होगा थोड़ा पहचानना। ये देखिएगा विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। यहाँ देखिएगा ये पिकॉक है, मोर है, ये पैरट है। ठीक है, उसके अलावा ये अन्य कई पक्षी हैं जिनको संरक्षित करके रखा गया है। उनके कुछ ये एग्स भी हैं। ठीक है, इन सबको संरक्षित करके रखा जाता है कहाँ पे? म्यूजियम में। म्यूजियम या संग्रहालय के क्या लाभ है? तो जीवों की पहचान करने में सहायता मिलती है, अध्ययन और शोध में भी उपयोगी होते हैं, शिक्षा को रोचक और व्यवहारिक बनाते हैं, और जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये सब है
क्या? संग्रहालय। संग्रहालय वह स्थान है जहां संरक्षित पशु पक्षियों और उनके अंगों, कंकालों, अंडे, घोंसले आदि को वैज्ञानिक पद्धति से सुरक्षित रखकर प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, म्यूजियम में जाकर आप विभिन्न प्रकार के जंतुओं को देख सकते हैं। ठीक है, और उससे सीख सकते हैं, आनंद भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जूलॉजिकल पार्क, प्राणी उद्यान। ठीक है, प्राणी उद्यान में क्या होता है? जीवित पशुओं का संरक्षण एवं अध्ययन किया जाता है। जो भी जीवित जानवर हैं उनको संरक्षित करके बचा कर रखा जाता है। जैसे यहां देखिएगा शेर हो गया, हाथी हो गया, ये भालू हो गया, ये जिराफ देखिएगा, ये जेबरा देखिएगा, ये सब के सब जानवरों को एक जगह कहीं संरक्षित करके रखा जाता है। उनको क्या बोला जाता है? जूलॉजिकल पार्क या प्राणी उद्यान। इनका उद्देश्य क्या होता है? संरक्षण करके रखना, ज्यादा से ज्यादा जंतुओं को बचा के रखना, उनसे अध्ययन करना, लोगों में जागरूकता फैलाना और प्रजनन की क्रियाएं भी वहां होती हैं। ठीक है, प्रजनन की क्रिया होने से क्या तात्पर्य? वहां पर जो भी जानवर रहते हैं अपने ही संतान को जन्म भी देते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर वहां पर देख के अध्ययन किया जाता है, उनका आवास क्या है, उस तरह का मेंटेन करके रखा जाता है, क्या खाते पीते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, संरक्षण की स्थिति, ये सब कुछ वहां देखा जाता है। ठीक है, प्राणी उद्यान केवल मनोरंजन का स्थान नहीं है। बच्चे या लोग जाते हैं प्राणी उद्यान घूमने के लिए, मजा आता है देखकर नए नए जीवों को, क्योंकि हर जगह वो उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, बल्कि यह जीवित पशुओं का संरक्षण, यानी कि जो भी जीवित जीव हैं उनको संरक्षण करने के लिए, अध्ययन करने में या उनके बीच संबंधों को जानने में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है प्राणी उद्यान। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया प्राणी उद्यान के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो इस चैप्टर में आई हुई हैं। अभी तक हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं आई हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। देखिएगा, एक तो टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी का मतलब जीवों का पहचान करना, उनका नामकरण करना और उनका वर्गीकरण करने का जो विज्ञान है उसे क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी बोलते हैं। सिस्टेमैटिक्स बोलते हैं किसे है? तो वर्गीकरण के साथ साथ उनके विकासीय संबंधों को भी अध्ययन कर लेना क्या कहलाता है? सिस्टेमैटिक्स कहलाता है। स्पीसीज क्या है? तो स्पीसीज वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। बायोडायवर्सिटी क्या है? तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। वर्गीकरण से हमें जीवों को समझने, उनकी पहचान करने, संरक्षण और उनके आपसी संबंधों को जानने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। यहां देखिएगा एनसीईआरटी जो है, उस एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं जी जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक फैक्ट है, जीवों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक इंपॉर्टेंट फीचर है जीवित होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक फैक्ट है, वैज्ञानिक नामकरण के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। यानी कि जो हम लोग द्विनाम पद्धति पढ़े थे वर्गीकरण का, वो कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। वैज्ञानिक नाम दो शब्दों का होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे। ठीक है, एक उसके जीनस को दिखाता है और दूसरा स्पीसीज को दिखाता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? स्पीसीज वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, ये हम लोग अभी पढ़े हैं। हर्बेरियम पौधों का संग्रह होता है और जू मतलब चिड़ियाघर, जिसमें जीवित पशुओं का संरक्षण होता है। और कुछ याद रखने योग्य बातें, वर्गीकरण एवं नामकरण से हमें जीवों को समझने, पहचानने और उनके संरक्षण में मदद मिलती है। ठीक है, तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया है क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1।